तो एक बुकलेट का डाउट लेते हैं। सेक्शन बी का आई थिंक लास्ट सम होगा शीट का। वही सम, लास्ट सम या क्वेश्चन नंबर 16 या क्वेश्चन नंबर 37, ये सब सेम कॉन्सेप्ट पे है। या क्वेश्चन नंबर 35, मुझे लगता है सब सेम कॉन्सेप्ट पे होगा, ये चेक कर लेना। सवाल ये होता है, मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा सवाल, और तुम जो टेस्ट दोगे रेजोनेंस का उसमें किसी न किसी में तो आ ही जाएगा ये सवाल। कि एक चेन है जिसका लेंथ L है और उसका लेंथ स्मॉल l हैंग कर रहा है अगर, सो इट स्टार्ट्स जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। अगर स्मॉल l लेंथ रखा है तो ये l का वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। या कभी पूछेगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ दैट शुड हैंग सो दैट इट विल स्टार्ट स्लिपिंग, मिनिमम फ्रैक्शन, सो l बाई l क्या होगा। या ये दिया हुआ है तो म्यू पूछेगा, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, तो ये सारे सम्स कर लेना। तो आइडिया इज इट जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग। तो बताओ अभी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो यहां पे टेंशन क्या होगा, टोटल मास इज m, तो इस हैंगिंग पार्ट का मास स्मॉल m क्या होगा, you will say that its mass will be m by l, mass of unit length, l length हैंग कर रहा है कितना होगा, सो इस पॉइंट का टेंशन कितना होगा, स्मॉल mg, that is equal to capital M by L into a small l into g। अब ये ब्लॉक, ये पार्ट मूव करने वाला है तो टेंशन इसको इधर पुल कर रहा है और फ्रिक्शन इधर पुल कर रहा है। आज जस्ट अबाउट स्लाइड, सो टेंशन इज इक्वल टू इसका मास m डैश सॉरी म्यू इंटू n फ्रिक्शन फोर्स, n क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मास अगर m डैश है तो m डैश इंटू जी, इसका मास, व्हाट इज द मास ऑफ दिस पार्ट, तो स्मॉल l हैंग कर रहा है, कैपिटल L टोटल लेंथ है m by l minus l माइनस स्मॉल l, और t है कितना ये, तो मैं लिख देता हूं दिस इंप्लाइज t का वैल्यू यहां से, सो ये हो जाएगा कैंसिल, अच्छा g भी रहेगा, यहां भी g रहेगा, so g will also get cancelled, small l is equal to mu capital L minus mu small l, l into 1 plus mu
So L by L is equal to mu divided by 1 plus mu. This is fraction of length हैंगिंग, है ना। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो इसका 39 सम जो है बुकलेट का, मेरे पास जो बुकलेट है उसमें लिखा है एक ऐसा ही चेन है और चेन शुड बी यूनिफॉर्म, ये दिया रहेगा। मेडिकल में तो लिखता भी नहीं, आईआईटी का सवाल होता है तो लिख के देता है, कुछ नहीं लिखा है तो यूनिफॉर्म ही मानना है। 39 सम्स में बोला है a rope lies on table such that part of it lays over the rope begins to slide when length of the hanging part is 25% of the entire length. What is the coefficient of friction between the chain and the table? मतलब 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है बच्चों। तो इसमें कोई जरूरत नहीं कि हमें वो फॉर्मूला याद रहे, देखना इसको कितना इजीली करेंगे। 3/4 मास टेबल पे है और 1/4 मास हैंग कर रहा है। इसको अगर मान लिया m, तो इसको कितना मानू, 3m मान सकता हूं क्या? 1/4 पार्ट हैंग कर रहा है, इसको अगर m लिख लिया तो इसको 3m लिख सकते हैं ना, 3/4 यहाँ है। अब यहाँ पे कहेंगे टेंशन कितना हो जाएगा mg, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू इंटू एन, एन कितना होगा 3mg, जस्ट स्लाइड करने वाला है। म्यू कितना हो गया 1/3, कितना सेकेंड लगा सॉल्व करने में? समझा क्या? अब कोई कहीं पे ना बहुत सारे कोचिंग में रट्टा मरवाते हैं ऐसे, जो मैंने अभी निकाला, कहा कि याद कर लो L by L, कुछ आया था ना, क्या आया था, म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू, कहेगा L by L कितना है 1/4, म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू, 3 म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 1/3। एक तो याद रखो, नहीं याद रहा कुछ गड़बड़ हो गया तो गया काम से। तो इट्स अपॉन यू, तुम ऐसे लिखना चाहोगे ऐसे लिखना चाहोगे, जो भी है। 32 सम्स ले रहे हैं। MR बैच संडे को टेस्ट रहेगा फ्रिक्शन पे, ओनली फ्रिक्शन। सर एमबी का भी है? एमबी का तुम लोग बुकलेट कर लो, एमबी का भी रख लेते हैं। एमबी का मैं ग्रुप पे करता हूँ ना, मोस्टली रखते हैं। करा स्मॉल एम का क्या क्या वैल्यूज हो कि ये सिस्टम रेस्ट में रहे, दिस इज द क्वेश्चन। यार बच्चे 38 पहुंच गए थे, 35 हो गए अब। What should be the value of a small m so that it will remain at rest? तो सबसे पहले मैं m का मिनिमम वैल्यू निकालता हूं, मिनिमम। तो जब ये मिनिमम है, सो दिस विल हैव टेंडेंसी टू गो डाउन, इसको इधर जाने का टेंडेंसी होगा तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगाएंगे म्यू इंटू एन, दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5g, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन।
फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगेगा। अब सिस्टम रेस्ट में है, ये है 30 न्यूटन। टी कितना हो जाएगा रेस्ट में रखने के लिए? T1 इक्वल टू 30 न्यूटन। ये इधर लग रहा है 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का इधर लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 20 लग सकता है, तो ये स्लाइड करना चाहेगा, बट ये टेंशन इसको रोक के रखेगा T2। कम से कम कितना हो कि ये रेस्ट में रहे? तो T2 शुड बी हाउ मच? 20 न्यूटन, नहीं सॉरी F20 है, ये 30 है, T2 कितना होना चाहिए? 10 न्यूटन मिनिमम। 10, दैट मीन्स M कितना होना चाहिए? 1 kg। समझो इस सवाल को, एक सवाल तुम्हें क्लियर हो गया ना फ्रिक्शन का, सारे सवाल हो जाएंगे। एक दो सवाल क्लियर हो जाए सिर्फ। सो अगर टेंशन 10 न्यूटन होगा तभी ये रोक के रख पाएगा। 10 से कम होगा अगर टेंशन, तो ये नहीं रुकेगा, ये इधर स्लाइड कर जाएगा। मिनिमम 10 चाहिए, 1 kg। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये 1.2 kg का मास दे दिया, सो कोई बता सकता है कि फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? क्या फ्रिक्शन 28 होगा या फ्रिक्शन 18 होगा या 22 होगा? एनीवन? 18 होगा। अगर ये 1.2 kg हो गया तो इसको रेस्ट में रखने के लिए टेंशन को तो 12 न्यूटन ही होना पड़ेगा। और जब टेंशन 12 हो गया है, ये 30 है, तो फ्रिक्शन की जरूरत कितना है? 18 न्यूटन का। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, जितना जरूरत है उतना ही लगेगा। 18 होगा। M का मास और बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन चेंज होगा। M का मास 3 kg कर दिया, तो इधर भी 30, इधर भी 30। फ्रिक्शन आराम करेगा, कहेगा हमारी जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। इस M का मास कर दिया 4 kg, व्हाट विल हैपन? एकदम क्लास के साथ रहो। राशि, स्मॉल m का वैल्यू 4 kg कर दिया, फ्रिक्शन किधर होगा? कितना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 10। राइट की तरफ। लेफ्ट लेफ्ट की तरफ 10। कितना लगेगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। M का वैल्यू बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 20 मैक्सिमम। 20। तो 30 प्लस 20 50, तो ये टेंशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 50। और अगर 50 से ज्यादा कर दोगे तो इधर स्लाइड कर जाएगा, तो इसका मैक्सिमम मास कितना हो जाएगा? 5 kg। 5 kg। सो M 1 kg से लेके 5 kg में कुछ भी होगा, द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। और इससे अगर अलग होगा तो इट विल मूव, ब्लॉक्स विल मूव, ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट। क्या सबको समझ में आया? ये कोई बच्चा ऐसा है कि सब एकदम ऊपर से निकल गया? थोड़ा सा कुछ और चीजें बताते हैं इसमें। काइनेटिक ये और स्टैटिक अगर बात करें, Fs जो है म्यूएस इनटू एन। म्यू के और म्यूएस जो है ये डिपेंड करता है बिटवीन पेयर ऑफ द सरफेसेज इन कांटेक्ट। ये ब्लॉक और ये सरफेस, इसी सरफेस पे कोई दूसरा ब्लॉक अगर रख दें, ये बी ब्लॉक, इसका अलग सरफेस फिनिश है, यही सरफेस है ग्राउंड का, फिर भी इसका म्यू अलग होगा। एंड दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से निकलेगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका क्या मैकेनिज्म है, क्यों लगता है फ्रिक्शन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज तो ये कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन एन।
और उसका नेचर कैसा है, दो फैक्टर है, एल क्या है और नेचर कैसा है। अगर किसी ने इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नीचे लगा दिया तो इसको मूव कराना टफ होगा इधर, लेकिन किसी ने ऊपर फोर्स लगाया तो थोड़ा आसान होगा, ये एल पे डिपेंड कर रहा है। बट किसी भी सवाल में हमने ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि ये कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बताऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। मैंने कभी नहीं बताया कि ये ब्लॉक का कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। जैसे सपोज ये ब्लॉक है, इसको मैं ये सरफेस मान लो, सारा सरफेस सेम नेचर का है, सेम नेचर का है। आयरन का सपोज ब्लॉक है, सरफेस पे रख दिया, ऐसे रख के फोर्स लगाऊं या ऐसे रख के फोर्स लगाऊं, ये टॉपल ना करे, या ऐसे रख के फोर्स लगाऊं। इसका मास m है, कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसको मूव कराने के लिए म्यू एन फोर्स कम से कम चाहिए। सो ये सरफेस एरिया टच में हो या ये हो या ये हो, इससे ये इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? बट एक्चुअली एक चीज बताता हूं, अगर कोई भी दो सरफेस है, माइक्रो लेवल पे दे जाओगे तो ये दो सरफेस जो टच कर रहा है, क्या ये एवरी पॉइंट पे टच कर रहा है दोनों सरफेस? माइक्रो लेवल पे सरफेस जो होता है बहुत रफ होता है, ऊपर नीचे होता है, एकदम स्मूथ नहीं होता है। हमें देखता है, हमें ऐसे दिख रहा है कि ये क्या है, स्मूथ है, दिख रहा है क्या स्मूथ है, लग रहा है ऐसा। बट जो ऐसे हम रखते हैं सरफेस पे, तो द टू आर नॉट in contact at every points, it is in contact at very few points. मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ, माइक्रो लेवल पे जाओ। तो ये जो डायग्राम है ये माइक्रो लेवल का है। तो अब इसमें जो मैं बताता हूं, एक बताता हूं अपरेंट सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, और एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअल सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। अब सुनना, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो अपरेंट सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट दिस इनटू दिस, ये एरिया हो जाएगा। अगर ऐसे रखा हुआ है तो अपरेंट सरफेस एरिया इन कांटेक्ट हो जाएगा ये इनटू ये वाला एरिया, ये वाला। तो पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट और अब बताता हूं एक्चुअल सरफेस एरिया इन कांटेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू अपरेंट सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। ये भी स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, बहुत कम पॉइंट पे टच पे है। अब अगर कोई सवाल पूछ दे कि क्या फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल सरफेस एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, कहोगे यस। अगर किसी ने ये नॉर्मल फोर्स बढ़ा दिया, किसी ने इसको प्रेस किया, ज्यादा थोड़ा प्रेस किया, तो ये पॉइंट टच में नहीं है, अब टच में हो जाएगा।
if normal reactions will change, actual surface area in contact will change. Apparent surface area in contact will remain same. Clear? तो दूसरा पॉइंट लिखो, friction force depends upon actual surface area in contact. If normal force is increased, actual surface area in contact will also increase. Apparent surface area in contact remain fairly same. दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा था, फ्रिक्शन फोर्स ये जो लिखा है, if n increases, actual surface area in contact increases, that means blocks will come into contact at more number of points. दूसरा हेडिंग डालो, रीजन फॉर फ्रिक्शन। पहला केस समझाता हूं। अभी हमने बताया कि एक्चुअल देखोगे तो दो सरफेसेस जो है, सॉरी अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दो सरफेसेस बहुत कम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कांटेक्ट में होते हैं। एक्चुअली माइक्रो लेवल पे सरफेसेस रफ होते हैं। अब ऐसे में डायग्राम ड्रॉ कर लिया, देखो समझाने के लिए। देखो ये और ये ऐसे इंटरलॉक हो गया। अगर इसको स्लाइड करना चाहोगे, देखो यहाँ पे इंटरलॉकिंग है ना, तो ये नहीं जाने देगा। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन होता है। और तुम देखते हो कि ब्लॉक अगर बार बार स्लाइड करो तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा स्मूथनेस होता है। जो रफनेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, ये ब्रेक होगा, मटेरियल में वियर एंड टियर होगा। तो ये रीजन है फ्रिक्शन फोर्स का। पहला इंटरलॉकिंग, अगर ज्यादा रफ है तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। दूसरा सेकेंड पॉइंट, जहां जहां पे कांटेक्ट है, एट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट there is formation of bonding between the two material, two atom at contact. एक ये सरफेस का, एक ये सरफेस का। एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो जहां कांटेक्ट है एटम्स, वो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि इस दोनों
एटम का नेचर क्या है, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है या रिपल्सन नहीं बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है। अब अगर ये बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, अब इसको मूव कराओगे तो बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना होगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो भी फ्रिक्शन का रीजन है। कौन सा? बॉन्ड बन गया। तो अब सोचो कि अगर हम बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे कांटेक्ट में होगा तो इसको मूव कराना टफ होगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। और ज्यादा इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा तो भी मूव कराना टफ होगा। अगर मान लो कि रफनेस ज्यादा है, थोड़ा उबड़ खाबड़ ज्यादा है, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा और बहुत कम पॉइंट पे टच में होगा। तो फ्रिक्शंस के लिए जो मोस्टली रेस्पॉन्सिबल है, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा, वो है इंटरलॉकिंग। इसलिए जनरली रफ रहता है सरफेस तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। लेकिन अगर सोचो कि सरफेस को बहुत स्मूथ कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में अगर बहुत स्मूथ कर दिया तो फ्रिक्शन शुड बी 0, बहुत कम होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत स्मूथ कर दिया तो द टू विल कम इनटू कांटेक्ट एट मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स। और अगर ज्यादा पॉइंट्स पे कांटेक्ट में है तो उसको मूव कराना इजी नहीं होगा। इसलिए अगर कोई दो आयरन का ब्लॉक लो, बहुत स्मूथ कर दो और उसको टच करा दो और टच करा के फिर स्लाइड करना चाहो तो वो स्लाइड नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स पे वो एक्चुअल कांटेक्ट में आता है और बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज आयरन आयरन मिलकर बॉन्ड बना लिया। दो ग्लास का स्लैब रखो, बहुत ही स्मूथ स्लैब, एक के ऊपर एक रख लो और स्लाइड करने की कोशिश करो, स्लाइड नहीं होगा, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन गया। इसी चीज को आयरन वाले केस में बोलते हैं कि ये कोल्ड वेल्डेड हो गया, कोल्ड वेल्डिंग, बहुत स्मूथ सरफेस टच में रखा। तो क्लियर हुआ ये? तो ये थ्योरी है बच्चों, डेप्थ वाला थ्योरी है, जनरली बहुत कम जगह लिखा मिलेगा ये। So next very important topic, कोई अलग से नाम नहीं, बस जो टॉपिक से पढ़ना उसी पे इस टॉपिक का नाम रख दिया, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कुछ नए टर्म्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे। यही 3 टर्म्स, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये ऐसा चैप्टर है मैकेनिक्स का जिसका एप्लीकेशंस दूसरे टॉपिक्स में भी आएगा बहुत ज्यादा। जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहां भी ये कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे, वहां भी आएगा। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहां भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, वर्क बाय फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। और तुम लोग थोड़ा मोड़ा जानते हो, एनर्जी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी एक होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी। और पावर के भी बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एनर्जी से। हाउ काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी तो बाद में पढ़ेंगे, इसमें काफी सारी डेप्थ नॉलेज है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही सिंपल है, कोई भी ब्लॉक है जिसका मास m है, इसका वेलोसिटी v है ना, ये मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड है हाफ mv स्क्वायर। और एनर्जी का जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है जूल, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे, उनके ऑनर पे रखा गया है।
तो एक छोटा सा सवाल उन बच्चों के लिए जो कम पढ़ते हैं। m is equal to 2 kg, this is moving with velocity 5 meter per second. What is kinetic energy देखना। मानसी गलत आंसर बताएगी इसका। मानसी बताओ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। सर 25 जूल। क्या बात है, तो सही बता दी, हमारा एक्सपेक्टेशन गलत हो गया। बहुत बढ़िया। 25 जूल, ये तो मस्ती के लिए पूछा ही था। अच्छा एक चीज बताना, क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा सर। क्या वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है किसी बॉडी का? करेगा। यस सर करेगा। अब एकदम सही, सबने सही सोच लिया कि चूंकि वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है किसी ब्लॉक का, किस फ्रेम से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं, क्या ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं v डॉट v, ये v स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट इट विल नेवर बी नेगेटिव। अगर इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में, तूने अभी बता दिया 25 जूल, अगर मैं पूछूं कि ये कार ए के फ्रेम में इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, कौन बताएगा? इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कार ए के फ्रेम में कितना होगा? क्योंकि सर कार ए 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये दिखेगा 2 से जाते हुए। कॉमन सेंस, इतना तो कर ही सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इन कार ए फ्रेम हाफ m इंटू 2 स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इन कार बी फ्रेम कोई बता सकता है? हाफ m इंटू इसके रेस्पेक्ट में ये कितना जाते दिखेगा, 3 या 8? 8 स्क्वायर। ये बहुत ही आसान सा चीज है यार, ये मस्ती कर रहा हूं, बट ऐसे सवाल पूछ दे सकता है नीट में। आईआईटी में नहीं पूछेगा, नीट में पूछ देगा। एक सवाल लिखो, ये क्वेश्चन, ए ब्लॉक of mass 4 kg moving with velocity 3 I cap plus 4 j cap in ground frame, find its kinetic energy in ground frame। मैंने पूरा लिखा नहीं, जिस फ्रेम में ये वेलोसिटी है उसी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी बताना है। जल्दी से बताओ ये आंसर।
सो काइनेटिक एनर्जी सीख लिया. नेक्स्ट इज वर्क done by a force. How it is defined? अगर एक ब्लॉक पे फोर्स F लग रहा है, कोई भी एक फोर्स F लग रहा है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है S. तो वर्क डन इज डिफाइंड एज F डॉट S. लेकिन कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट S है और फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा. कुछ देर कुछ फोर्स है, कुछ देर बाद कुछ और फोर्स है. तो यहाँ पे फोर्स क्या लिखेंगे सर्टेन डिस्प्लेसमेंट में. इसलिए कभी अगर ऐसा है तो ये हो गया जनरल, मतलब थोड़ा जनरल डेफिनेशन. जनरल नहीं कहेंगे, स्पेशल डेफिनेशन. अगर हम डिस्कस करें एकदम जनरल केस, तो हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. उस केस में वर्क डन बाय द फोर्स विल बी F डॉट ds. So this is the basic definition. क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वर्क डन भी छोटा सा होगा, इसलिए dw लिखा. तुम लोग 10th क्लास में ये पढ़ोगे अभी ये. So work done is a scalar quantity. First thing, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का. वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है. कब निगेटिव होगा? जब F और ds के बीच में एंगल मोर देन 90 हो, ऑब्टूस एंगल है. अगर लग रहा हो किसी को फास्ट चल रहे हैं तो बताना. अभी सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं. F डॉट ds डॉट प्रोडक्ट सारे बच्चों को पता है. F ds cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड ds. MB बैच आई थिंक कंफर्टेबल होगा इसको ऐसे लिखने में. अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव, अगर थीटा ऑब्टूस एंगल है तो निगेटिव. क्या वर्क डन 0 हो सकता है? हाँ. जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, π/2 या 90 डिग्री. एक और केस में वर्क डन 0 हो सकता है. मैं फोर्स तो लगा रहा हूं बट ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है. तो वर्क डन 0 कब हो सकता है? जब ds 0 हो. दैट मीन्स जहां पे फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है. बच्चों ये ds क्या है वो लिख देता हूं. डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये सारे बच्चे लिख लेना. ds is displacement of point of application of force. जैसे मैं ये दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, देखो पुश कर रहा हूं, बट ये वॉल मूव नहीं कर रहा. सो आई एम नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. ये ब्लॉक है, मैं ऐसे रखे हुए हूं हाथ पे. मैं इस ब्लॉक पे फोर्स mg लगा रहा हूं ऊपर, लेकिन ये ब्लॉक
मूव नहीं कर रहा, मतलब मैं जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मतलब आई एम नॉट डूइंग वर्क। या अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं और स्लोली मैं ऐसे जा रहा हूं, स्लोली जा रहा हूं, एक्सलेट नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा हूं ऐसे, तो मेरा फोर्स तो है ऊपर और मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर जा रहा हूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, बट फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, आई एम नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तुम देखते हो कि बहुत सारे जो वर्कर होते हैं डेली वेजर, बहुत सारे सपोज की सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, वो सर पे ऐसे रखते हैं और वॉक करके जाते हैं, स्लोली जाते हैं, उनका एक कांस्टेंट स्पीड है। तो अगर फिजिक्स से जाओगे तो वो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट है इधर, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर तुम उनसे बोलो यार फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वर्क तो है ही नहीं तुम्हारा, तुम्हें पे नहीं करेंगे, बेचारे को कितना बुरा लगेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ का वर्क और फिजिक्स में वर्क में थोड़ा डिफरेंस है ना। तुमने अगर ऐसे कह दिया कि ऐसे हाथ पे 1 kg का यहाँ पे ब्लॉक रख दिया और बोल दिया जाए कि आधे घंटे रखो, हालत खराब हो जाएगी। समझा क्या ये? तो ये वर्क का डेफिनेशन तो हम लोगों ने वेक्टर में भी पढ़ते हैं, तो ऐसे सवाल तुम्हें यहाँ पे भी बुकलेट में भी होगा। वर्क का भी यूनिट जो होता है वो जूल ही होता है। वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, सबका यूनिट सेम। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, dw इक्वल टू बताया था F डॉट ds। मुझे टोटल वर्क डन निकालना है किसी फोर्स का, तो वी विल इंटीग्रेट, तो dw इक्वल टू हो जाएगा टोटल वर्क डन, ये डेफिनेशन हो गया। अब यहां समझना, अगर फोर्स कांस्टेंट है दैट मींस F वेक्टर कांस्टेंट है, तो इस केस में ये F वेक्टर को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, और जब बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टोटल। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू, जब F डॉट S लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फोर्स कांस्टेंट है तभी ये लिख सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है तो ये नहीं होगा, तब ये होगा, तब ये होगा। तो यहां से यहां का मतलब डिफरेंस समझना। तो दिस इज अ स्पेशल केस। सो वर्क डन बाय फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F S cos थीटा आया। अब इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, F S cos थीटा दैट इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F cos थीटा इंटू S। और देखो एक डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज S, दिस इज F। F cos थीटा को क्या बोल सकते हैं? F cos थीटा को बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट।
इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो बस इसी को ऐसा करके लिखा है, ऐसा नहीं कोई रट्टा मारा कि सर ने इतना सारा चीज समझा है, कुछ नया चीज नहीं समझा, उसी को लिखा है ऐसे। तो वर्क डन जब समझना है किसी फोर्स का, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट जो है, यही कंपोनेंट वर्क कर रहा है, और इसका एक और कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, लेकिन एफ साइन थीटा के लिए डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, इसलिए ये फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए वर्क डन बाय फोर्स लिखेंगे तो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन का कंपोनेंट इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। इसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझ रहे हैं। कोई कहेगा कि सर ना ये कॉस थीटा को ना मैं ऐसे ही रखता हूं। अब देखो ये डायरेक्शन है फोर्स का, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। एस कॉस थीटा को ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये एस का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई ऐसे भी बोल सकता है वर्क डन को कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस डिफरेंट तरीके से मैं इसको बता रहा हूं, और इसको अगर समझे तो फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो इसका दो कंपोनेंट, एक फोर्स के अलोंग और एक फोर्स के परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे बोलूंगा जो फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, इसके कारण वर्क नहीं हो रहा है और इसके कारण वर्क हो रहा है। कितना? एफ इंटू इसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो एक ही चीज को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोला है।